एपिसोड 3 की शुरुआत में हम ग्वानसिक और एसॉन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। यहाँ पर एक पुलिस वाला उन दोनों के सर पर फाइल मार रहा होता है। जैसे ही वो एसॉन के सर पर दोबारा फाइल मारने वाला होता है, तभी ग्वानसिक अपने हाथ से फाइल को रोक लेता है। ये देखकर पुलिस वालों को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ग्वानसिक को थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन तभी एसॉन ज़ोर से बोल पड़ती है कि तुम क्या कमिश्नर हो, चुपचाप मार खाते रहेंगे तो तुम मारते रहोगे, हमने क्या कोई जुर्म किया है। वो पुलिस वाला और भी ज़्यादा भड़कते हुए कहने लगता है कि तू सिगरेट पीती है, मिनी स्कर्ट्स पहनती है और तू एक नंबर की बिगड़ी हुई लड़की है। एसॉन भी ज़ोर से चिल्ला के कहने लगती है कि मिनी स्कर्ट पहन ली तो क्या हुआ, हम बस घर से ही तो भागे हैं, हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे कि हमने कोई मर्डर किया है या फिर किसी को लूटा है, हम तो माइनर्स हैं, पुलिस को तो हमारी रक्षा करनी चाहिए। उन दोनों की बातें वहाँ बैठा हुआ एक रिपोर्टर भी लिख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ये दोनों तो जेजू आइलैंड से भागे हुए हीर रांझा निकले। तभी वहाँ ग्वानसिक की मॉम भी आ जाती है और आते ही वो ग्वानसिक से पूछती है कि मेरा सामान कहाँ है, मेरे सोने वाला मेढक कहाँ है। अगले सीन में हम ग्वानसिक की मॉम को उसी होटल में देखते हैं। वहाँ एक नया गेस्ट आया होता है तो ग्वानसिक की मॉम उसे कह रही होती है कि मुझे मेरे पैसे दो, इस औरत ने मेरा सारा सामान चुरा लिया है, जब तक मैं अपना हिसाब चुकता नहीं कर लेती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। इस तरह से वो दोनों काफ़ी ज़्यादा बहस करने लगती हैं, तो वो गेस्ट वहाँ से भाग जाता है और ग्वानसिक की मॉम वहीं पर डेरा जमा कर बैठ जाती है। होटल के ऑनर की वाइफ ग्वानसिक की मॉम को बाहर जाने के लिए कह रही होती है और उसी बात पर वो दोनों एक दूसरे के बाल खींचने लगते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आकर होटल के ऑनर की वाइफ को 10वीं बार चोरी करने के जुर्म में अपने साथ ले जाती है। इसके बाद ग्वानसिक की मॉम सारा सामान लेकर बाहर आ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। ग्वानसिक से पूछने लगती हैं कि पहले जन्मदिन वाली रिंग्स कहाँ हैं, तुम अपने साथ लेकर आए थे ना। एसॉन उनसे कहने लगती है कि जो कुछ भी हमने अपने साथ लाया था वो सब इसी बैग में है। फिर ग्वानसिक की मॉम उन दोनों को अपने साथ वापस ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एसॉन को स्कूल से निकाल दिया जाता है और सब लोग उसी के बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे होते हैं। तभी एसॉन अपनी सारी बुक्स एक जगह पर जला देती है और बहुत रोती है। घर आकर एसॉन के अंकल उसे डांटते हुए कह रहे होते हैं कि तुमने अपनी ज़िंदगी खुद ही खराब कर ली, इस आइलैंड पर कोई भी बात किसी से नहीं छुपती, मैं अपना मुंह छुपाते फिर रहा हूँ, तुमने तो ख़ानदान का नाम भी खराब कर दिया। एसॉन की दादी एसॉन के अंकल से कहने लगते हैं कि तुम्हारे बेटे ने कौन सा दिए जलाए हैं। तब एसॉन के अंकल कहने लगते हैं कि वो एक लड़का है और वैसे भी इस बिज़नेस के लिए अगर एक आदमी घर और खेत बेच दे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। एसॉन की दादी कहने लगती है कि बिज़नेस के लिए बेचा था या फिर गैम्बलिंग के लिए। एसॉन की दादी उससे पूछती है कि आगे वो लड़का तुम्हारा साथ देगा भी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ ग्वानसिक के डैड उसको थप्पड़ मारते हैं और काफ़ी कुछ सुना रहे होते हैं। उन्हीं से ग्वानसिक को पता चलता है कि एसॉन को स्कूल से निकाल दिया गया है। वहीं एसॉन के अंकल एसॉन को घर से बाहर निकाल रहे थे और कह रहे थे कि तू अब इसी लड़के के पास जा। तभी वहाँ ग्वानसिक भी आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे तो स्कूल से नहीं निकाला गया, फिर इसे क्यों निकाला गया। एसॉन की दादी ग्वानसिक से कहने लगती है कि तुम सच में अनजान हो, जब लड़का लड़की भागते हैं तो बदनामी सिर्फ और सिर्फ लड़की की ही होती है, भागने से पहले तुम दोनों को सोचना तो चाहिए था। एसॉन उनसे कहने लगती है कि सारा आइडिया मेरा था, मेरे कहने पर ही ये आया था। अगले दिन ग्वानसिक की मॉम एसॉन से मिलने के लिए आती है और उसको सिंपैथी देते हुए कहने लगती है कि एसॉन बेटा, मुझे तो तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, लेकिन उस घर में सिर्फ ग्वानसिक की दादी की ही चलती है। मैं तो इस फैमिली में शादी करके आज तक भी पछताती हूँ, मैं ही पागल थी जो आधी रात को भाग गई, लेकिन शादी के बाद प्यार का सारा भूत उतर गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्वानसिक अकेला ही एसॉन के अंकल से रिश्ते की बात करने के लिए आता है, जहां एसॉन के अंकल उससे कहते हैं कि सीधी बात है, हम लोग शादी का खर्चा नहीं उठाएंगे। ग्वानसिक उनसे कहता है कि मैं फिर भी उससे बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। एसॉन के अंकल कहते हैं कि ये तो तुम कह रहे हो, तुम्हारी फैमिली उसे अपनाएगी क्या।
ग्वानसिक कहता है कि एसॉन मेरे साथ रहेगी, मेरी दादी के साथ नहीं। मैं वादा करता हूँ कि वो एसॉन को कभी भी परेशान नहीं करेंगी। तभी स्टोर रूम में से एसॉन आकर कहने लगती है कि मैं क्या सड़ी हुई मछली हूँ जिसे तुम रास्ते में खरीदना चाहते हो? मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तुम्हें क्या लगता है मेरी कहीं और शादी नहीं हो सकती? तुम देखना, मैं तुमसे अच्छी और अमीर फैमिली में शादी करूँगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एसॉन एक आदमी से मिल रही होती है जिसका नाम सांगिल होता है। यहाँ सांगिल बड़ी बड़ी फेंक रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि यहाँ के लोगों ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन मुझे उस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हें उस बात के लिए कभी भी ताना नहीं मारूंगा। इसके बाद एसॉन अपनी आंटी के साथ उसी कैफ़े के बाहर बारिश रुकने का वेट कर रही होती है। यहाँ उसकी आंटी उसे समझा रही होती है कि क्या हुआ अगर वो उम्र में तुमसे बड़ा है और उसके 2 बच्चे हैं, वो बहुत सारी बोर्ड्स का मालिक है, वो तुझे आगे पढ़ने देगा और हो सकता है कि तेरा बुक भी पब्लिश करने के लिए पैसे दे दे। एसॉन कहने लगती है कि शायद मेरी किस्मत में नौकरानी बनना ही लिखा है। एसॉन की आंटी कहने लगती है कि बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, जिस पर एसॉन कहती है कि शायद मेरी मॉम रो रही होंगी, उन्हें मेरी हालत देखकर दुख हो रहा होगा। अगले सीन में एसॉन की मॉम की सारी दोस्त ग्वानसिक के घर जाती है और उसकी मॉम से कहने लगती है कि तुम्हें एसॉन की ज़िंदगी ख़राब कर दी, वो किसी की दूसरी बीवी बनने जा रही है। अगर एसॉन की शादी उस आदमी से हो गई तो हम तुम्हारे समुद्र देवता को मनाना छोड़ देंगे। हम सब लोग प्यार का साथ देते हैं। उनकी बातें सुनता हुआ वहाँ ग्वानसिक भी आ जाता है और सबसे पूछने लगता है कि क्या एसॉन की शादी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हम एसॉन को सांगिल के साथ देखते हैं। यहाँ सांगिल एसॉन की फैमिली से मिलने के लिए जा रहा होता है और वो अपने साथ एक गिफ्ट भी लाया होता है, जबकि वो उस गिफ्ट पर से अपना नाम हटा रहा होता है। एसॉन उससे कहने लगती है कि तुम मेरी फैमिली को पुरानी गिफ्ट्स क्यों दे रहे हो, जिस पर सांगिल कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, जाना तो इसे पेट में ही है और वैसे भी मुझे गिफ्ट्स लेना देना पसंद नहीं। वहीं दूसरी तरफ ग्वानसिक एसॉन की फैमिली के सामने मछलियों का ढेर लगा देता है और कहता है कि एसॉन कभी भी खाली पेट नहीं सोएगी, मैं उसके लिए महंगी महंगी मछलियाँ लेकर आऊँगा। आप उसकी शादी उस 30 साल के आदमी से क्यों कर रहे हो? वो तो किसी पिक्चर का हीरो भी नहीं लगता। एसॉन के अंकल कहने लगते हैं कि पिक्चर का हीरो अंधा थोड़ी होता है जो उससे शादी करेगा। ग्वानसिक कहता है कि आप सब लोग उसे कब एक इंसान समझोगे, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, दिखने में भी कितनी अच्छी है, उसे मैं आप सब लोगों से सबसे ज़्यादा प्यार करूँगा, तो फिर उसका हाथ मेरे हाथ में क्यों नहीं देते? एसॉन के अंकल कहने लगते हैं कि मैं क्या करूं अगर वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मैंने तो उससे कहा था। तभी ग्वानसिक एसॉन के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। एसॉन अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि मुझे कहाँ लेकर जाओगे, कहाँ रखोगे, तुम्हारा खुद का तो कोई घर नहीं है। सांगिल भी उसे रोकते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई इसे अपने साथ ले जाने की। ग्वानसिक सांगिल को उस मामले से दूर रहने के लिए कहकर एसॉन को अपने साथ ले जाता है। एक जगह रुककर वो उसे रिंग पहनाता है। एसॉन उससे कहने लगती है कि ये सब करने से घर चल जाएगा क्या, या फिर हम दोनों फिर से भागकर चोरी करेंगे? ग्वानसिक कहने लगता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? एसॉन उससे कहने लगती है कि भागे हम दोनों थे, जबकि स्कूल से सिर्फ मुझे ही निकाला गया, बुरा भला सिर्फ मुझे ही कहा गया। ग्वानसिक उससे कहने लगता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, जिस पर एसॉन कहने लगती है कि आज तक मुझे मछलियाँ देने के अलावा तुमने किया ही क्या है? ग्वानसिक कहने लगता है कि मैं भी तो बस उस टाइम एक बच्चा ही था, तब मैं कर ही क्या सकता था। एसॉन उसकी पहनाई हुई रिंग उतार कर वहीं खेत में फेंक देती है और कहने लगती है कि मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, उससे शादी करूँगी तो समाज में मेरी इज्जत भी होगी। आज तक मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसी हूँ, तुमने खुद देखा है, अगर तुम यहाँ रहे तो मुझे शादी के बाद भी सुकून नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे पर तरस खाओ और मुझे खुश रहने दो। ग्वानसिक रोते हुए पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी खुशियों के आगे आ रहा हूँ? एसॉन उससे कहने लगती है कि अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊँगी। अगली सुबह हम देखते हैं कि एसॉन उसी जगह खेत में फेंकी हुई रिंग को ढूंढ रही होती है और रिंग ना मिलने पर वो वहीं पर बैठकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। सीन शिफ्ट होता है 1993 में, जहां गुमयांग अपनी मॉम यानी एसॉन से कह रही होती है कि मॉम आपने इस ख़ानदान में शादी क्यों की? एसॉन उससे कहने लगती है कि मैंने अपना रास्ता खुद चुना है।
वह भी अपनी मर्ज़ी से। गुमयांग उससे कहने लगती है कि मतलब आपको कभी भी थोड़ा सा भी अफ़सोस नहीं हुआ? एहसान कहने लगती है कि नहीं, मुझे ज़रा सा भी अफ़सोस नहीं हुआ। अगर मैं उनसे नहीं मिलती तो तुम सबसे मिलती ही नहीं। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ हम देखते हैं कि ग्वानसिक आइलैंड छोड़कर जा रहा होता है और एहसान की मॉम की दोस्त ग्वानसिक की मॉम से कह रही होती है कि कहीं तुम्हारा शहज़ादा बाहर से शादी करके ना आ जाए जो तुम पर भारी पड़ जाए। यहाँ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब ग्वानसिक की मॉम एहसान से मिलने गई थी, तो हमें उनके बीच की पूरी कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है। एहसान ग्वानसिक की मॉम से पूछ रही थी कि आंटी, क्या सच में ग्वानसिक जेजू के टॉप 4 रनर में से एक है? ग्वानसिक की मॉम उससे कहने लगती है कि सच कहूँ तो अगर अब तक उसका ध्यान भटकता नहीं तो वो गोल्ड मेडलिस्ट बन चुका होता और 4th नंबर पर नहीं 3rd नंबर पर होता। एहसान रोते हुए कहने लगती है, उसने तो कहा था कि वो फ्री के मिल्क और ब्रेड की वजह से वहाँ जाता है। उसने आज तक अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया है। मैं ही थी जो उसका 10 सालों से कान खा रही थी। ग्वानसिक की मॉम कहने लगती है कि सारे आदमी ऐसे ही होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों के आगे अपनी खुशी को ख़त्म कर देते हैं। ग्वानसिक की मॉम जानबूझकर ये सारी बातें इसलिए कह रही होती है ताकि एहसान खुद ही शादी करने से मना कर दे। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ग्वानसिक एहसान के आने का इंतज़ार कर रहा था, तो उसके कोच उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हें मेनलैंड भेज रही है, वहाँ हम खूब प्रैक्टिस करेंगे और देखना तुम गोल्ड मेडल ज़रूर जीतोगे। ग्वानसिक कहता है कि क्या वो गोल्ड मेडल असली का गोल्ड होगा? कोच कहते हैं कि नहीं। तो ग्वानसिक कहने लगता है कि आप ही बताओ, मैं ऐसे गोल्ड मेडल का क्या करूँगा? मुझे कोई मेडल वेडल नहीं जीतना। उसके कोच कहने लगते हैं कि अब तुम्हें क्या हो गया? पहले तो तुम कह रहे थे कि मेनलैंड जाना है और गोल्ड मेडल जीतना है। ग्वानसिक कहता है कि वो इसलिए क्योंकि एहसान चाहती थी कि मैं ये आइलैंड छोड़ दूँ। उसके कोच उसे बैग देते हुए कहने लगते हैं कि ये पकड़ो और उतर जाओ शिप से। ग्वानसिक कहने लगता है कि मुझे रनिंग करना पसंद नहीं, अगर जान भी लगा दूँ तो भी 4th पोजीशन से आगे नहीं जा पाऊँगा। कोच कहने लगते हैं कि क्या पागल आदमी हो, तो फिर तुम मेनलैंड क्यों जा रहे हो? ग्वानसिक याद करता है कि एहसान ने उसे कहा था कि तुम मेरी खुशियों के आगे आ रहे हो। वहीं दूसरी तरफ हम एहसान को सांगिल के साथ एक बुटीक शॉप पर देखते हैं। वहाँ एहसान और सांगिल का किसी बात पर झगड़ा हो जाता है। सांगिल एहसान को उसके पैसों का धौंस दिखा रहा होता है, तो एहसान उससे कहने लगती है कि मैं तुमसे पैसों के लिए शादी नहीं कर रही हूँ। सांगिल पूछता है तो फिर तुम क्यों कर रही हो? जिस पर एहसान कहती है कि क्योंकि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। एहसान अपने बचपन के एक सीन को याद करती है। वो अपनी मॉम और उनकी फ्रेंड्स के साथ बैठी थी। वो सब लोगों से कह रही थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो 5 बार प्रेसिडेंट बनूंगी। एहसान की मॉम की फ्रेंड्स उससे कह रही होती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें 8 वोट्स तो ज़रूर ही मिल जाएंगी। वहीं पास में ग्वानसिक भी बैठा था, तभी वो भी कहने लगता है कि 8 वोट्स नहीं 9 वोट्स। तभी एक लेडी उससे भी पूछती है कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे? जिस पर ग्वानसिक कहता है कि मैं तो बड़ा होकर एहसान का हस्बैंड बनूंगा। ये सब सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। ये सब याद करते हुए एहसान घड़ी की ओर देखती है और फिर सांगिल से कहने लगती है कि मैं ये शादी इसलिए कर रही थी क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, और लोग कहते हैं ना, मरने से अच्छा है कि किसी गधे की गधी बन जाओ। सांगिल कहता है कि तुझे क्या मैं गधा दिखता हूँ? एहसान कहने लगती है कि तुम मुझे काम पर रख लो या फिर अपने बच्चों को पालने के लिए रख लो। जिस पर सांगिल कहता है कि मैं क्या तुझे पागल दिखता हूँ? जब बीवी ये सारे काम फ्री में करेगी तो मैं पैसे खर्च क्यों करूँ? तभी एहसान को शिप की जाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर एहसान तेज़ी से रोते हुए शिप की तरफ भागने लगती है, लेकिन तब तक शिप थोड़ी दूर जा चुकी होती है। एहसान रोते हुए ज़ोर ज़ोर से चीख रही होती है कि ग्वानसिक, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। शिप पर ग्वानसिक को भी उसकी आवाज़ आ जाती है, इसलिए वो जल्दी से जाकर कैप्टन से शिप को रोकने के लिए कहता है, लेकिन कैप्टन शिप नहीं रोकते। एहसान की हालत देखकर एहसान की मॉम की सारी फ्रेंड्स रो रही थी। तभी सभी लोग देखते हैं कि ग्वानसिक ने समुद्र में छलांग लगा ली थी। एक पल के लिए तो सबको लगता है कि ग्वानसिक मर गया, लेकिन तभी वो तैरते हुए एहसान के पास तेज़ी से आने लगता है।
ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ग्वानसिक एसॉन के पास आ जाता है और दोनों गले मिलकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। यहाँ हम ग्वानसिक की बहन को अजीब सा चेहरा बनाते हुए देखते हैं, जो कि वो ऐसा सेम चेहरा 1993 में भी बना रही थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की एसॉन की मॉम की सिस्टर इन लॉ है, जिसका नाम योंग होता है। यहाँ योंग बहुत ज़्यादा ड्रंक होकर गुमयोंग को बता रही होती है कि क्या तुम्हें एक राज की बात बताऊँ, तुम्हारे पेरेंट्स जवानी में भाग गए थे। इन्होंने तो पूरे समुद्र और समुद्र के देवता को भी नचा दिया था। एसॉन उससे कह रही होती है कि मैं घर से नहीं भागी थी, बल्कि तुम्हारी मॉम भागी थी। असली मज़ा तो बुसान वाली बात में है। तुम्हें पता है कि ये लोग बुसान से 2 दिन के बाद पकड़े गए थे और इन दोनों की शादी के 8 महीने बाद ही तुम इस दुनिया में आ गई थी। तभी वहाँ ग्वानसिक आकर योंग को किक मारते हुए कहने लगता है कि चलो बहुत हो गया, अब तुम अपने घर जाओ। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ हम ग्वानसिक की गोद में उसकी बेटी को देखते हैं और एसॉन उनकी फ़ोटो क्लिक कर रही होती है। फिर वो गुमयोंग को गोद में लेकर कहने लगते हैं कि मुझे अब कॉलेज जाने की क्या ज़रूरत, मेरी तो सारी दुनिया इसी रूम में है। तभी वो रेडियो पर एशियन गेम्स के बारे में सुनती है और ग्वानसिक से पूछती है कि क्या तुम उदास हो क्योंकि तुम गोल्ड मेडल नहीं जीत सके। ग्वानसिक उससे कहता है कि मुझे गोल्ड मेडल की क्या ज़रूरत जब मेरे पास गुमयोंग है, अब तो बस यही मेरी पूरी दुनिया है। यहाँ हमें नरेट किया जाता है कि गुमयोंग की मॉम 18 साल की उम्र में मॉम बनकर अपने सारे सपने भूल गए। गुमयोंग के डैड 19 साल की उम्र में गोल्ड मेडलिस्ट की जगह डैड बन गए। वो सपने सजा रहे थे, लेकिन वो सपने जल्द ही टूटने वाले थे और वो भी उन्हीं के हाथों से। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब उस दिन ग्वानसिक बुसान में सुबह उठकर बाहर गया था, तो वो उसी ज्वेलरी की शॉप पर गया था जहाँ वो पहले गए थे। यहाँ वो शॉप की ओनर को अपने बर्थडे की रिंग देते हुए कहता है कि मैं इनके बदले एसॉन को एक अच्छी रिंग देना चाहता हूँ। पहले तो लेडी रिंग बनाने के लिए मना करती है, लेकिन फिर वो ग्वानसिक के चेहरे को देखकर हाँ कर देती है। इसके बाद हम वो रिंग एसॉन की उंगली में देखते हैं। यहाँ एसॉन और ग्वानसिक एसॉन की वेडिंग ड्रेस देख रहे थे। ग्वानसिक की मॉम उन दोनों से कह रही होती है कि तुम दोनों क्या कोई फैशन शो करने जा रहे हो, रेंट पर कपड़े लो और काम ख़त्म करो। लेकिन ग्वानसिक एसॉन से कहने लगता है कि तुम्हें जो कुछ भी लेना है वो ले लो, मैं कह रहा हूँ ना। एसॉन उससे पूछती है कि क्या ये हैट पहनते वक्त बालों को खुला रखूँ या नहीं। ग्वानसिक कहने लगता है कि ये हैट पहनकर तुम सालों बाद रिग्रेट मत करना, जिस पर एसॉन कहने लगती है कि तुम्हें फ़ैशन का क्या पता। इसके बाद गुमयोंग अपनी पेरेंट्स की शादी की फ़ोटोज़ को देखकर कह रही होती है कि मॉम, क्या आपको ये हैट डैडी ने ज़बरदस्ती पहनाई थी। और यहीं पर एपिसोड 3 का एंड हो जाता है।